This is the chapter number 16 in economics. इकोनॉमिक्स में 15 चैप्टर वी हैव डन कंप्लीटली, परफेक्टली हमने पढ़ लिया है, राइट? नाउ हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 16. टोटल हमने कितने चैप्टर खत्म किया पता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खत्म कर दिए. जियोग्राफी में चैप्टर 8, चैप्टर 9 खत्म कर दिया. इकोनॉमिक्स में चैप्टर 15 खत्म कर दिया. मतलब टोटल कुल मिलाकर 7 चैप्टर खत्म किए. 6, ये 7वां चैप्टर है. सो इसमें आगे बढ़ने की बात है. वो सारी चीजें जो इस चैप्टर से बोर्ड में पूछी जाती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली, और सारी चीजें एक ही खेल में समझ में आ जाए उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सो बकल अप योर सीट्स, लेट्स गो अहेड. सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ सकता है, ताकि उस हिसाब से हम चैप्टर को देखें. देखो, चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें से सिर्फ 3 मार्क का आता है. देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑप्शंस, जस्ट फॉर 3 मार्क क्वेश्चंस, राइट? और वो भी सेक्शन सी में. अब बात ऐसी है कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है. चैप्टर 8 में से ऐसा होता है. चैप्टर 8 जो है वो पूछा जाता था सेक्शन सी में, तो उसमें 3 अलग अलग 1 मार्कर क्वेश्चंस वो पूछ लेते थे. एक 3 मार्क का बड़ा सवाल नहीं दिया था. 3 अलग अलग आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे, डिफाइन में ऐसा पूछ लेंगे, 3 ब्लैंक्स पूछ सकते हैं. पर इस चैप्टर से कभी 1 मार्कर 3 क्वेश्चंस नहीं आया है. सिर्फ 3 मार्क का ही एक क्वेश्चंस आया है. सो उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश पूरी करेंगे हम. चलो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 2 टॉपिक ही नहीं है इसमें. सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है. 1 पॉइंट इज इवन इन दैट इज प्राइवेटाइजेशन. 3 हैवी पॉइंट है, तीनों के तीनों 3-3 मार्क में पूछे जाते हैं. सो उसके जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो वो डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो. एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है. व्हाट इज लिबरलाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है. एंड डिफाइन प्राइवेटाइजेशन क्या है एक्चुअली, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, ऐसा हो सकता है. ये 3 क्वेश्चन के अलावा भी 3 और क्वेश्चन इससे आ सकते हैं. सो रेडी टू गो? चलो आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं इंडिया जब आजाद हुआ था. 1947 की बात है. देश अपने हाथ में आ गया था. काफी सारा बलिदान हुआ था, कई सारे लोग शहीद हुए थे, तब जाकर हमारा देश हमें मिला था. तो सिर्फ देश मिलता है इसका मतलब क्या हुआ? कई सारे लोग जो इंडिया में रहते थे वो भी मिले. अब हम देश को कैसे चलाएंगे? पिछले कुछ 2 सदियों से, 2 सेंचुरी से, 3 सेंचुरी से, अरे 1000 साल से इंडिया यूज्ड टू बी अ गुलाम हुआ करता था, स्लेव हुआ करता था. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरा कंट्री एक ही स्टेट से चलने वाला था. कैसे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तो हालत ऐसी थी हमारी कि बाहर से ग्रेन मंगवाना पड़ता था और खाना पड़ता था. अब तक सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में था. नाउ वी हैव टू रन कंट्री विद द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड ऑल द स्टफ्स, ऑल टास्क नाउ वी हैव टू हैंडल. आप सोचो सिचुएशन कैसी रही होंगी. बहुत ही टफ. 1947 में इंडिया आजाद हुआ. गवर्नमेंट ने प्लान करा कि अब डेवलपमेंट करेंगे, हम किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की खास बात है कि पहले तो पैसा होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. जैसे कोई बंदा शादी कर रहा है, शादी से पहले शायद 2-3 साल तक वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तब कोई घर कैसे चलाना होगा, कैसे खर्चों से निपटेंगे, कहाँ से इनकम आएगी, उसके बारे में नहीं सोचते. फिर वंस दे गॉट मैरिड एंड द वेरी सेकंड डे स्पीडी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात आती है. अब हम क्या करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ कितना खर्च करेंगे, क्या हालत होगी, एवरीथिंग इज देयर. सेम लाइक दिस चैप्टर, सेम लाइक हमारे कंट्री में भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी
कि अब हमें स्पीडीली, कई सारे कंट्रीज है हमारे सामने, जापान है, अमेरिका है, कई सारे कंट्रीज है, उसके सामने compete कैसे करेंगे। सो 5 years के कई सारे प्लान्स लॉन्च करे गए। मतलब क्या होता है, आप बात करो 1951 की, 1951 से 1956 तक, ये 5 साल गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि वी हैव वास्ट रीजन्स जिसमें एग्रीकल्चर फैला हुआ है और लोग एग्रीकल्चर अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर में हो जाए कि बाहर से कुछ खाना मंगवाना ना पड़े। वी वांट टू बी सेल्फ रिलायंस वेरी सून। तो आप देखो 1960 के बाद चैप्टर 10 में आएगा सारा कुछ डिटेल में। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हरियाली क्रांति जिसे कहते हैं, सेल्फ रिलायंट हो गए हम एग्रीकल्चर में। अरे उल्टा हम एक्सपोर्ट करने लग गए। पर बात वहां अटकती नहीं है। उसके बाद 5 साल के प्लान कई सारे हुए कि इस 5 साल हम एग्रीकल्चर में नहीं, इंडस्ट्री में फोकस करेंगे, कई सारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने में हम हेल्प करेंगे उसकी। गवर्नमेंट ने फुल चार्ज डेवलपमेंट ले लिया, मतलब पूरा फोकस कर दिया कि इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए बस। और कई सारी इंडस्ट्रीज जो नहीं है इंडिया में वो शुरू होनी चाहिए। सो उसके पीछे 3 पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, 3 पॉलिसी अनाउंसमेंट करी। उसमें पहली है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये आरबीआई बैंक करती है काम इसके पीछे मॉनेटरी पॉलिसी में, कि मनी कंट्रोल करना है। लोग ज्यादा यदि पैसे खर्च करना शुरू कर दे तो इमीडिएटली जो वो लोन ले रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ताकि पैसों की जो आवन जावन है, एक्सचेंज है, वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट से कोई भी बंदा पैसा खर्च करना नहीं चाहेगा, तो कंट्रोल करेंगे। यदि पैसा हेरफेर नहीं हो रहा है, सिचुएशन टफ है, मार्केट में इंडस्ट्रीज मतलब चल नहीं रही है क्योंकि सारी चीजें महंगी हो रही है, तो वो लोन पे या अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, पैसा घूमना फिरना शुरू हो जाएगा। ये आरबीआई सब कुछ करती है। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स, स्पेंडिंग, बजटिंग सब कुछ करता है। जैसे कि इंडस्ट्री में लगता है गवर्नमेंट को कि एग्रीकल्चर में इतना पैसा चाहिए इस साल, हमें डेवलप करना है, तो 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, अभी तो कई थाउजेंड्स करोड़ के बजट होते हैं, उस समय की बात कर रहा हूं कि भाई इतने करोड़ हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे, ये बजट पूरा एग्रीकल्चर को दे देंगे ताकि एग्रीकल्चर डेवलप हो सके। ये जो 5 साल का बजट है ये हम इंडस्ट्री को दे देंगे ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो सके। ये फिस्कल पॉलिसी जो है वो फिनांस डिपार्टमेंट हैंडल करता है, टैक्स भी लगाता है। कई सारी ऐसी चीजें बनती है जो जरूरी नहीं है, वाहियात चीज है जो बिक रही है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे ताकि टैक्स से पैसा जो आता है गवर्नमेंट के पास वो काम में ले सके। उससे फिर वो स्कूल बनवाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स, रिवर्स मतलब फ्लाईओवर्स बनवाएंगे, ये कई सारे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, उसमें लगाएंगे। और लास्ट में है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कई सारी इंडस्ट्रीज की जरूरत थी जो इंडिया में आगे बढ़े, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। पूरी एक चेन शुरू हो गई, फिर उसके पीछे कई सारे रूल्स बनाए ताकि इंडस्ट्री सेटअप हो सके। ये इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट ये सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग? अब इतना सारा कुछ हुआ, 5 साल के प्लान भी हो गए, 3 स्पेशल पॉलिसी भी लाए, अब क्या गलत हुआ? प्लान्स वर इंप्लीमेंटेड वन आफ्टर अनदर। ये 5 साल का प्लान खत्म हुआ, दूसरा 5 साल का प्लान वो भी खत्म हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 8 5 साल के प्लान, 8 मतलब 40 साल बीत गए। प्लान के ऊपर प्लान के ऊपर प्लान होता गया, पर कुछ फर्क पड़ा नहीं। ट्रू इकोनॉमिक सक्सेस जो आनी चाहिए थी वो मिसिंग रह गई। डिस्पाइट प्लानिंग, कई सारे प्लानिंग करने के बाद भी ग्रोथ लिमिटेड ही रहा, स्लो रहा, कुछ नहीं हुआ, कछुए जैसा हुआ सब। सो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया समवेयर देयर इज अ फॉल्ट इन सिस्टम। हम जो बना रहे हैं ना पॉलिसी, उसमें कहीं तो गलती है, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। सो व्हाट टू डू? गवर्नमेंट ने क्या किया बताएं? इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई। 5 साल के साले 8 प्लान हमारे फेल हो गए। फाइंड आउट करो व्हाट इज द रीजन फॉर फेलियर।
हमारी पॉलिसी में कोई करेक्शन करना पड़े, एडिटेशन करना पड़े, मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वी विल डू इट, बट पहले फाइंड आउट करो। और डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारी है उसमें हम रिफॉर्म करेंगे, बदलाव करेंगे। अब आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, मतलब 47 से लेकर 1991 देखो तो करीब करीब 43 इयर्स जा चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1991 में गवर्नमेंट ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम रखा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नाम से आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का एम रखा गया, डेवलपमेंट को बूस्ट देना था। क्योंकि इन 40 सालों में शायद गवर्नमेंट ने ये सीख लिया था कि पूरी दुनिया, आप जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर ब्रिटेन से लेकर जापान से लेकर अमेरिका तक जाओ, they were progressing just and just due to industries। हमारे पास वो नहीं है, हम अभी भी खेती के ऊपर निर्भर है। सो एक नई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने 1991 में, जो रिफॉर्म हुआ उसमें कि हम 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जिसका नाम रखा गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करने के बाद यदि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है फिर देखेंगे, पर इसमें सफलता मिल गई। अभी वो सब कुछ चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी चल रहा है, ग्लोबल भी बिजनेस कर रहे हैं, लिबरल भी है गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज देयर। 15 चैप्टर में हमने पढ़ा था। मिक्स पॉलिसी में गवर्नमेंट लिबरल भी है और कंट्रोल भी करती है। देन चलो अब हम पहली पॉलिसी के बारे में देखते हैं, वो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 3 मार्क का ये सवाल बन सकता है, याद रखना। क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन वर्ड में देखो आप, इंग्लिश वर्ड है ना, लिबरल हो जाना। मतलब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल करती है, टैक्सेशन लगाती है, कई सारे रूल्स लगाती है, आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है, आपको इतना ही प्रोडक्शन आउट ऑफ इंडिया भेजना है, नहीं भेजना है, ये चीज के प्राइसेस इतने ही रहने चाहिए, ये सारे कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं ना, टू मच रिस्ट्रिक्शन यार, लाइसेंस राज जिसे हम कहते हैं। ये करो, इतना करो, यही करना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको प्रोडक्शन थोड़ा भी बढ़ाना हो ना, तो भी आपको यू हैव टू कम टू द गवर्नमेंट फॉर द परमिशन। इतना दबाव था, वो सारा दबाव ले लिया, फ्री कर दिया। जैसे 47 में इंडिया फ्री हुआ था, 91 के बाद सारी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दी। जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है, जिस रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं कर रही है, वो सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म और इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर। अब आगे बढ़ो। नाउ यू डोंट हैव टू कम टू अस कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाए, आप बढ़ाओ अपने आप। तो इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रेजुअली धीरे धीरे रूल्स में रिलैक्सेशन कर दिया। प्राइवेट बिजनेस चलाने के लिए जो कई सारी तकलीफें बढ़ती थी, वो तकलीफ को दूर कर दिया। नए एरियाज खोल दिया। कई सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को एंटर नहीं करने देती थी, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर। सिर्फ BSNL ही था और कोई नहीं था, वो खुल गया। आप अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो प्राइवेटली, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सपोर्ट्स ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। पहला की रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन में सबसे पहला बदलाव क्या आया, रिजर्वेशन फॉर ओनली 18 इंडस्ट्रीज केप्ट, अदर इंडस्ट्रीज वर फ्रीड फ्रॉम कंपल्सरी गवर्नमेंट परमिशन। आपको पता नहीं होगा, पर पहले 1991 से पहले आपको कोई भी इंडस्ट्री शुरू करनी हो, you have to go to Delhi to the central government, लाइसेंस लेने पड़ते थे, कई सारी फाइल्स बनानी पड़ती थी, उसमें दस्तखत कराने पड़ते थे कई सारे मिनिस्टर्स के, इंस्पेक्शन काफी सारा होता था, कई सारे सवाल आपको पूछे जाते थे। इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था कि लोग ये सारी प्रोसेस जानने के बाद एक ही डिसीजन पे आते थे कि वी डोंट वांट टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री इन इंडिया एनीमोर। यदि चांस मिले ना तो मैं अमेरिका जापान चला जाऊं, वहां इंडस्ट्री खोल दूं। इतना तकलीफ देने वाला पूरा प्रोसेस था। गवर्नमेंट ने इसमें काम कर दिया कि आपको कुछ ऐसी फैक्ट्रीज के बारे में बताया कि ऐसी इंडस्ट्री खोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज खोलनी, मतलब 18 ऐसी इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा कि ये खोलनी है, इसमें आपकी कैटेगरी में ये इंडस्ट्री आती है तो यू हैव टू कम टू दिल्ली फॉर द लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है। बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज खोलनी है, डोंट कम टू दिल्ली, आप अपनी लोकल
जो भी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह से परमिशन ले लो। दूसरा क्या है, 3 चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। रेलवेज वी विल कंट्रोल, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु बम, एटम बम बनाने हैं, कैसे किस मिसाइल बनानी है, डिफेंस में काफी सारी चीजें बनानी है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आई विल हैंडल एवरीथिंग। ये 3 को छोड़ो, बाकी जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दो, प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क ऑन दैट। जैसे कि एयर इंडिया की बात करें, पहले की बात है, जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, एक ही प्लेन चलाती थी, कोई प्राइवेट सेक्टर को एंटर करना मना था। फिर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए एविएशन खोल दिया, तो स्पाइसजेट आई, विस्तारा आई, इंडिगो आई, कई सारी आई, ठीक है, तो उससे हमें ही फायदा होता है। दूसरा, कंपलसरी इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन जो था ना, वो कैंसिल कर दिया कि यू हैव टू ओपन एनी इंडस्ट्री, देन यू हैव टू कम टू दिल्ली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टेक परमिशंस, मेक फाइल्स, दस्तखत करवाने, ये करवाना है, प्रोसेस से ही इंसान मर जाएगा। वो कैंसिल कर दिया कि कंपलसरी नहीं है बस। हाँ, आपकी इंडस्ट्री यदि पोल्यूशन फैला रही है तो यू हैव टू कम टू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द लाइसेंस, बट पोल्यूशन फ्री है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे आयुर्वेदिक हैंडमेड साबुन बनवाना है, आयुर्वेदिक हैंडमेड शैम्पू बनाना है, तो उसमें पोल्यूशन तो होता नहीं है। शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो। कुछ 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर काफी सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे तैयार। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भेजना, बेचना शुरू कर दो, पैसा कमाना शुरू कर दो, देयर इज नो दिक्कत। ये हो गया, इतना फायदा हुआ। अब है एडवांटेजेस, लिबरलाइजेशन के फायदे क्या है। प्राइवेट सेक्टर को ना फ्रीडम मिल गया। जैसे आपकी बात करूं तो यू आर इन 10th, राइट, दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। आप 10th में हो, काफी सारे रूल्स यू हैव टू फॉलो फ्रॉम द जीएसबी बोर्ड एंड द स्कूल यू आर लर्निंग इन, कि होमवर्क करना है, इस तरह से पेपर देना है, इस तरह से आंसर्स लिखना है, इस तरह से सीखना है, इस तरह से एडमिशन लेना है, इतनी फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कई सारे रूल्स हैं। इन सब के अगेंस्ट यदि गवर्नमेंट ऐसा जाहिर करता है, जीएसबी बोर्ड ऐसा जाहिर करता है कि भाई जो भी आपको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल जाना है ठीक है, ना जाना है कोई बात नहीं, आप सीधा पेपर देने आ सकते हो, कोई रूल्स नहीं। आप अपनी बुक ओपन करके भी लिख सकते हो, अपने माइंड में आप इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो वो लिखो, तो भी आपको मार्क मिलेंगे, आपकी स्किल दिखी जाएगी, नॉट द आंसर्स यू हैव रिटन, वो तो गलत भी हो सकते हैं, तो आप कितना खुश हो जाओगे। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर गॉट फ्रीडम, खुश हो गया, हायर प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, क्योंकि पहले तो आप 1 लाख साबुन बनाते थे 1 महीने में, 1 लाख से ज्यादा यदि प्रोडक्शन करना है तो यू नीड टू गो टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जाना पड़ता था, कई सारी प्रोसेस करने के बाद अप्रूवल लेना पड़ता था। नाउ आप अपने बादशाह हो, प्रोडक्शन में बड़ा हो गए, इकोनॉमी ग्रोथ करने लग गई, कई सारे लोगों को जॉब मिल गई। ग्रेट ट्रेड लाइसेंस, ग्लोबल ट्रेड लाइसेंस, इंडिया गॉट मोर बिजनेस विद अदर कंट्रीज। हमारा बिजनेस पहले नहीं था ऐसा कि फॉरेन भेजना है, यदि आपको आपकी प्रोडक्ट फॉरेन सेल करनी है तो कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, वो गवर्नमेंट ने घटा दिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ग्लोबल ट्रेड बढ़े, इंडिया ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे, तो कई सारे उसमें जो टैक्स वगैरह लगते थे उसे डाउन कर दिया, ठीक है। विद अदर कंट्रीज आप चाहो मौज करो, जापान भेजो, रशिया भेजो, अमेरिका भेजो, जो भी भेजना शुरू कर दो, और कई सारी चीजें हम भेजना शुरू कर दिया हमने। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कई सारी हमने भेजना शुरू कर दिया, कई सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जीन्स से लेकर शर्ट से लेकर टी शर्ट से लेकर कई सारी टेक्सटाइल चीजें आज भी हमारी यूके यूएसए के स्टोर्स में मिलती है, सो ये फायदा हुआ। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो गया, हम कई सारी चीजें यहां से भेजना शुरू कर दिया, वो वहां से आनी शुरू हो गई। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हम चीजें हमारी बेचते हैं तो फॉरेन से डॉलर, दिनार, यूरो वगैरह आते हैं, सो हमारे पास फॉरेन पैसे होने चाहिए फॉरेन के, क्योंकि जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं ना उसमें भी तो पैसा लगता है, वो आसान हो जाता है। यू हैव टू स्टोर, यू हैव टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास फॉरेन के पैसे होने चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंप्रूव हुआ, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सीधी सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ना मैंगोज भेजनी है यूके में, तो आप चाहते हो कि वहां के जो स्टैंडर्ड्स है
कि ऐसी मैंगो होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड्स में आपको मैंगो भेजनी। बट रोड्स खराब है, आप पोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, दिक्कतें बहुत आती है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, तो कैसे पहुंचाओगे? आपकी मैंगो जहां गिर में है वहां से सीधा तो प्लेन उड़ने वाला नहीं है, या शिप वहां से तो आएगा नहीं। आइदर यू हैव टू गो टू द पोर्ट और फिर एयरपोर्ट जाना है, तो रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फास्टर चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट ने करा। जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट के लिए खुल गया तो फिर एयरटेल, वोडाफोन, कई सारी प्राइवेट कंपनीज ने उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है। अब है डिसएडवांटेज, लिबरलाइजेशन का क्या हुआ? मोनोपोली अभी भी बनी रही है। बिग बिजनेसमैन्स डोमिनेट द मार्केट्स। प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर के लिए खुल गया, मान लो, चलो उससे फायदा ये होना चाहिए कि हमें सस्ते में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिलनी चाहिए। पर हुआ क्या? बिजनेस करते 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 जैसे ही रिलायंस जियो ने एंट्री मारी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में, फ्री में सारी कुछ चीजें देकर, 1 महीने के लिए हर रोज आपको 4 GB इंटरनेट फ्री मिलेगा, 1-2 साल ऐसा ही रहा। फिर करवट बदली तो आइडिया ने तो सीधा वोडाफोन को प्रपोज कर दिया और शादी कर ली दोनों ने। टेलीनॉर थी, यूनिनॉर थी, बीपीएल कंपनी थी, एमटीएस कंपनी थी, कई सारी कंपनीज थी, सब मर गए, खत्म हो गए, दफन हो गए, दिख भी नहीं रही। अब 3 बचे। बीएसएनएल को तो वैसे भी कोई नहीं देखता है, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, मतलब वीआई, 3 ही रहे। तो 3 हर रोज बैठते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते और डिसाइड करते हैं क्या प्राइस रखेंगे। तो वो जो प्राइस रखते हैं, यू हैव टू रिचार्ज ऑन दैट। कुछ गिनी चुनी कंपनी बचती है तो मोनोपोली हो जाती है, अपनी मनमानी करती है, दैट इज मोनोपोली। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड के जो 1951 से 56 5 साल तक जो मतलब उसके ऊपर फोकस करा गया एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, वो 56 के बाद कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। तो हुआ क्या? ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने से फार्मर्स को पीछे छोड़ दिया गया। मतलब वहां कोई टेक्नोलॉजी कभी नहीं आई, नए हाइब्रिड सीड्स नहीं आए, एग्रीकल्चर पीछे रह गया, ध्यान नहीं गया, सीधा इनकम गैप इंक्रीज हो गया, रिच बिकम रिचर, पुअर स्टेट पुअर। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले जो सीईओस हैं, उसकी सैलरी करोड़ों में होती है, उसमें काम करने वाला जो बंदा है फैक्ट्रीज में, उसके 10-15 हजार 20 हजार बस। वो डाउन, ये अप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस हो गया, काफी सारी चीजें मंगवाने लग गए इंडस्ट्रीज में, मशीन्स हमने काफी सारे मंगवाए, टेक्नोलॉजीज काफी सारी मंगवाई, कार्स हम मंगवा देते, तो उसके पैसे तो हैवी ही लगेंगे। हम एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, उसमें थोड़ी ना उतना पैसा आता है। तो ये जो बैलेंस होता है ना, जितना पैसा आप पे कर रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, सॉरी इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने के बाद उतना पैसा या ज्यादा मिलना चाहिए, तब बैलेंस ठीक रहता है, वरना फॉरेन डेबिट बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीजें थी हमारे पास। ये पूरा टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन का, हमारी नहीं लिबरलाइजेशन का ये टॉपिक था। अब हमारे सामने है प्राइवेटाइजेशन। ये भी 3 मार्क का सवाल है। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? व्हाट इज एग्जैक्टली द प्राइवेटाइजेशन? ट्रांसफरिंग ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर अपने पास जो भी मैनेजमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, या फिर जो भी ओनरशिप है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो प्राइवेट सेक्टर को या इंडिविजुअल पर्सन को दे देना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, नथिंग मोर। Sir, you know Sanskrit grammar, then please teach us, because even it is very important according to my Sanskrit teacher. नहीं, मैं संस्कृत में कुछ भी नहीं जानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आइए समझ में इसकी डेफिनेशन क्या है।
जो ओनरशिप और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर का गवर्नमेंट के पास है उससे प्राइवेट या इंडिविजुअल पर्सन को बेच देना, ट्रांसफर कर देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। देखते हैं क्या होता है उसमें। दो तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है। पहले तो जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स के नाम लिखे रखे थे कि ये सेक्टर्स तो प्राइवेट में जाने ही नहीं चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, उस सेक्टर्स को, रिजर्व सेक्टर्स को प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए ओपन कर दिया कि जाओ इसमें भी आप घुस सकते हो। जैसे कि एविएशन में, हवाई जहाज में सिर्फ गवर्नमेंट का ही सिक्का चलता था, एयर इंडिया के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। फिर उसमें प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट कंपनीज को ओपन कर दिया कि आओ आप अपने प्लेन भी घुमाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा जॉब्स भी बढ़ेगी और सर्विस भी इम्प्रूव होगी। सो फिर इंडिगो आई, विस्तारा आई, स्पाइस जेट आया, किंगफिशर भी आई थी विजय माल्या की, जो कुछ साल पहले दफन हो गई। अब दो तरह के प्राइवेटाइजेशन के रास्ते हैं। एक, गवर्नमेंट ना ओनरशिप जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो अपने पास रखती है और उसी इंडस्ट्रियल सेक्टर का मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल को बुला लेती है। भाई आप मैनेज करो, कंपनी गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप अहमदाबाद में आ जाओ तो जो जीईबी इलेक्ट्रिक कंपनी गवर्नमेंट की है, वो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है, पर यह अहमदाबाद में टोरेंट पावर उसको मैनेज करता है, मुंबई में रिलायंस उसे मैनेज करता है, दिल्ली में कोई और होगा, पर है सब प्राइवेट कंपनी। क्यों ऐसा करा जाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ ओनरशिप रखती है और मैनेजमेंट दे देती, ताकि बेटर सर्विसेज मिले कस्टमर्स को। और टोरेंट के आने के बाद अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक सेक्टर में काफी सारा सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये एक वन टाइप था। दूसरा टाइप ये है कि गवर्नमेंट कीप्स मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अपने पास रखती है और ओनरशिप बेचती है। थोड़ा और सोचे तो पता चले कि यार गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए कौन देगा, यदि प्राइवेट के पास ओनरशिप है तो कोई प्राइवेट ओनर ऐसा नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट इसको हैंडल करे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को हम जानते हैं किस तरह का काम होता है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी ऐसे ही करती है कि गवर्नमेंट ओनरशिप एसबीआई की जो है वो गवर्नमेंट की है, पर कैसे बैंक को आगे बढ़ाया जाए, डेवलप करा जाए, उसके लिए प्राइवेट एजेंसीज की मदद लेती है। ठीक है, पर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप बेच देती है और मैनेजमेंट खुद करती है। एलआईसी आप जानते हो, गवर्नमेंट संस्थान है, मतलब इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का खुद का है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का 100% था। पर पिछले कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने 3% ओनरशिप बेची। 3% मतलब बहुत होता है, कई सारे करोड़ रुपए हो जाते हैं। भले ही 3%, पर बनाया तो ओनर प्राइवेट को ना, भले 97 गवर्नमेंट के पास। ऐसे प्लस माइनस चलता रहता है। दो तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है। उसके फायदे क्या है? जैसे ही प्राइवेट को बेच दिया, कंपनी को मतलब एंटर कर दिया, पहले ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। दो तरह के गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कैपिटल बहुत ही लगता है। जैसे कि यू वांट टू स्टार्ट, जैसे कि ओला ने शुरू करी थी बाइक बनाने की कंपनी, अभी भी चल ही रही है। तो बाइक्स आपको बनाने हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो यू विल नीड ह्यूज कैपिटल, बड़े पैसे चाहिए, करोड़ों कहीं अबज पैसे ऐसे चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। कार्स बनानी है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में जाना है, सीमेंट प्रोडक्शन फील्ड में जाना है, यू नीड ह्यूज कैपिटेशन। तो ऐसे गुड्स भी ह्यूज, जिसमें ज्यादा कैपिटेशन चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए, वैसे यूनिट्स के प्रोडक्शन भी बढ़ने लगे। और कंज्यूमेबल चीजें तो हम जानते हैं, मॉल में से जो भी चीजें खरीदते हैं, टूथपेस्ट से लेकर साबुन, शैम्पू, कई सारी चीजें खरीदते हैं, वो कंज्यूमेबल है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी तो डेवलप होना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, प्रॉफिट वो भी करना चाहती है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंप्रूव हुआ। जैसे जैसे कई सारी गवर्नमेंट कंपनी, अभी तो क्या है प्राइवेटाइजेशन में, वो बात मैं भूल गया था, अभी याद आ गई बता दो। उत्तर प्रदेश में और एक कई जगह और एक स्टेट में है, शायद मध्य प्रदेश में भोपाल है,
यूपी में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन भी है पूरी, जो गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट करा है कि इसका मैनेजमेंट, इस ट्रेन का मैनेजमेंट, इस रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी करेगी, और दे भी दिया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है, देन पब्लिक सेक्टर का एफिशिएंसी रेट इंप्रूव होता है, मतलब काम करने लगते हैं लोग, बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और घर चले जाते थे ना, जो उसमें सुधार आता है। प्राइवेट संभालते हैं तब सब कुछ साम दाम दंड भेद होता है वहां। अब डिसएडवांटेज भी है, सब प्राइवेट करने के बाद भी क्या, इकोनॉमिक पावर बिकेम सेंट्रलाइज्ड। पैसे कुछ गिने चुने लोगों के पास ही रहा, अदानी, अंबानी, टाटा, ये वो सब। इसलिए मोनोपोली प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि व्हाट इज मोनोपोली आप जानते हो, जैसे मैं जियो, एयरटेल और वीआई के बारे में बात करें, वो तीन ही कंपनी, चौथी कंपनी है ही नहीं। तो वो अपनी मनमानी करेंगे, जो चाहे जैसे चाहे रेट्स बढ़ाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज इग्नोर हो गई। मतलब देखो, आप जानते हो कई सारी ब्रांड्स हैं, शूज ब्रांड ले लो, शर्ट्स की ब्रांड ले लो, कपड़ों की ब्रांड्स ले लो, शैम्पू ब्रांड्स ले लो, या फिर कोई यूनिक चीज, कुछ भी ब्रांड ले लो, जो फॉरेन से यहां तक सेल करने आते हैं, यहां से फॉरेन सेल करने के लिए जाती है। पतंजलि ले लो, अमूल ले लो, कई सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसे फायदा हुआ। पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो गांव में बैठकर, एक गली में बैठकर गृह उद्योग चलाती है, अपने साबुन शैम्पूस बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वैसी इंडस्ट्रीज इग्नोर हो गई। वो उतना, और दूसरी बात, कॉटेज इंडस्ट्रीज में कोई पैसा भी नहीं लगाते, क्योंकि सीधी सी बात है, वहां से ज्यादा पैसे आउटकम आने नहीं वाला है। सो पीपल वुड इन्वेस्ट इन बड़ी बड़ी कंपनीज, ताकि पैसा रिटर्न उतना मिले। दैट इज द रीजन कि छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो साइड में हो गई। तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा होना, तो स्मॉल सेक्टर्स को सपोर्ट ही नहीं मिला। ये दोनों जुड़े जुड़े पॉइंट है। प्राइस कंट्रोल रिड्यूस हो गया। पहले गवर्नमेंट खुद कंपनी चलाती थी, प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट सोसाइटी फोकस्ड थी। प्राइवेट कंपनी के हाथ में जैसे ही चीजें आ गई, तो अब प्राइस को कंट्रोल भी, प्राइवेट कंपनी अपनी प्रोडक्ट है तो अब वो खुद कंट्रोल करेंगे, प्राइस को वही डिसाइड करेंगे। सो उस हिसाब से यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट के हाथ में से चला गया अब प्राइस कंट्रोल करना। कुछ ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइस पर, हर एक चीज तो नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइस राइज हो गई, इन्फ्लेशन हो जाता है, पैसे उतने मार्केट में होते नहीं है, चीजें कम होती है, चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, पैसों की वैल्यू रहती नहीं है, उन केस में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, टोमेटोज की बात करें, कई बार ओनियंस की भी बात आती है। टोमेटो मोस्टली 20-30 रुपए में किलो मिल जाते हैं, कई बार तो 5-10 रुपए में भी किलो मिल जाते हैं आज की तारीख में, जैसी सीजन। कई बार क्या हो गया कि हेवी रेन आ गया, या फिर बारिश ही नहीं आई, सूखा पड़ गया, या फिर कोई टोमेटोज में कोई ऐसी, मतलब कोई डिसीज, मतलब कोई ऐसा बिगड़ गया पूरा क्रॉप, तो टोमेटोज मार्केट में है ही नहीं, बहुत ही कम बचा। पर पीपल को तो चाहिए टोमेटो। व्हाट इज द प्राइस? आप जाते हो मार्केट में, पूछते हो व्हाट इज द प्राइस, 200 रुपए किलो। क्या बात करते हो? हाँ, 200 रुपए किलो, खरीदना है तो खरीदो, वरना जाओ। होटल वाले भी टोमेटो नहीं खरीदते, क्योंकि एफोर्ड नहीं होता, वो इन्फ्लेशन होता है। तो प्राइवेटाइजेशन खत्म। अब ग्लोबलाइजेशन में जाते, वो भी 3 मार्क का सवाल है। 1 मार्क का सवाल इस चैप्टर से मोस्टली नहीं आता है, नहीं ही आता है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, वो अपने देश की जो इकोनॉमी है, उसे अपने देश में ही सिर्फ ना रहने देकर वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जब आप ज्वाइन करते हो, मतलब
आप अपनी चीजें फॉरेन कंट्रीज में बेचते हो, फॉरेन कंट्रीज को भी इनवाइट करते हो कि आओ हमारी आप अपनी चीजें हमारे कंट्री में बेचो, मतलब कनेक्ट होना। मतलब इंडियन कोई है, यदि कोई चाइनीज से शादी करता है या फिर कोई जर्मन है जो इंडियन से शादी करता है, दोनों देश का कल्चर जो जोड़ते हैं ना, वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हुआ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। सिंपल डेफिनेशन है, कनेक्टिंग वन कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। रिजल्ट क्या आता है? पूरा गुड्स का फ्लो यहां से उधर, उधर से यहां जाता है। सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, लेबर बिकम्स इजी एंड फ्री। सीधी सी बात है, आप नाइकी के शूज पहनते हो, एप्पल का फोन रखते हो, ये जैसे मैंने माइक रखा है होली लैंड का, इस देश की कंपनी तो है नहीं। क्यों हुआ? 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ज्वाइन हुई, उसके बाद फॉरेन की चीजें यहाँ पे तादाद में आने लग गई। हमारी चीजें भी फॉरेन जा रही है। कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रहे हैं। अमूल इज इंडियन ब्रांड, अमेरिका कई सारे कंट्रीज में फैली हुई है। पतंजलि भी फैली हुई है, और भी कई सारी कंपनीज फैली हुई है। एयरटेल जैसे हमारी ब्रांड है, अफ्रीका में कई सारे जगहों पे एयरटेल का नेटवर्क चलता है। यहाँ टोयोटा के जो मारुति और टोयोटा सुजुकी दोनों की कार्स यहाँ इंडिया में बनती है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में बिकती है। रिजल्ट यही है, देखो, गुड्स, सर्विसेज की बात करें तो टीसीएस जैसी कंपनीज, इंफोसिस जैसी कंपनीज अफ्रीका से या फिर यूएस में काम करती है, वहां अपनी ब्रांच खोले बैठी है। सो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आना शुरू हो गया। सैमसंग की प्रोडक्ट अभी यूज करते हो तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। लेबर की बात करें तो हम खुद लेबर है, कई सारे डॉक्टर्स यहाँ से फॉरेन जाते हैं, फॉरेन के डॉक्टर्स कई सारे यहाँ आते हैं। सो ये भी हो रहा है, कई सारे लाख लेबर्स गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सो इजी एंड फ्री हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब आता है बदलाव क्या आया? ट्रेड बैरियर्स रिमूव्ड, इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया दो कंट्रीज के बीच में। वो पहले पेपर वर्क करना पड़ता था, काफी सारी चीजें को क्वालिटी चेक में जानी पड़ती थी, कई सारे दिन लग जाते थे, आप ना चिढ़ जाते थे, इससे अच्छा है हम ना ही भेजें। वो सारे कई सारे रूल्स को रिलैक्स कर दिया और काम शुरू हो गया। कैपिटल एक्सचेंज भी इजी हो गया, देखो ना आप। अब देखो आप, कितनी सारी चीजें इजी हो गई। अब जस्ट थिंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो आप अभी यहां अपने घर पे मोबाइल पे बैठे बैठे कई सारी चीजें फॉरेन से मंगवा सकते हो और यहां से फॉरेन भेज सकते हो। अब बात आती है कैपिटल। आपने कोई चीज फॉरेन में बेची जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब आप खुद का बनाया हुआ पेंटिंग ऑनलाइन ऑक्शन किया, ब्राजील के एक बंदे ने खरीद लिया। अब वहां से 1 करोड़ रुपए इंडिया में आने चाहिए, तो कैसे? पहले बहुत ही प्रोसेस भरी चीजें थी जो ये इसको टच करती थी। अब वो वहां से अपने बैंक में आपके अकाउंट नंबर डाल के जैसे ही ट्रांसफर करेगा इंडियन बैंक में, रुपए में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपके खाते में आ जाता है। अभी तो ऐसा हो गया कि फॉरेन में हमारा जो गूगल पे सिस्टम है, हमारा यूपीआई सिस्टम जिसे कहते हैं, कई सारे फॉरेन कंट्रीज इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक मोबाइल से घर पे बैठे बैठे आप ग्लोबली किसी को भी पैसे भेज सकते हो, ग्लोबली किसी का भी पैसा रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो ठीक है ना, मनी कैन फ्लो अक्रॉस बॉर्डर्स। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सिंपल हो गई, अपने नए नए इनोवेशंस यहाँ लेके आते हैं लोग, यहाँ के नए नए इनोवेशंस फॉरेन में चले जाते हैं। ये यूपीआई जो है वो हमारा इनोवेशन है, कई सारे कंट्रीज उसे पसंद कर रहे हैं। एआई की बात करो आप तो फॉरेन की चीज है ना एआई। चैटजीपीटी से लेकर जेमिनाई है, ग्रोक है, कोपायलट है, कई सारे एआई, इंटरनेट, फेसबुक, ये सारी चीजें हम फॉरेन से यहाँ रिसीव करते हैं, यूज करते हैं। हमारी भी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो हम फॉरेन में भेजते हैं, यहाँ से हैंडल होती है। और है लेबर एक्सचेंज पॉसिबल हो गया, स्किल्ड वर्कर्स इंटरनेशनली कहीं पे भी काम करते हैं और यहाँ के भी काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ? मिक्स रिजल्ट है।
कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। उसमें सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। जैसे ही ग्लोबली हमारे कंट्री ने बॉर्डर खोल दी, कई सारे फॉरेन की कंपनीज यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए शुरू हो गई। एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखा यहाँ पे, अमेजोन आ गई, फ्लिपकार्ट तो यहीं है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया, वो भी फॉरेन की कंपनी है। यहाँ करोड़ों रुपए अमेजोन, गूगल, फेसबुक, इवन एलन मस्क, टेस्ला, उसने भी करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे हुए हैं अलग अलग फील्ड में। So products from developed countries available in India, better quality, more variety। आप सैमसंग यूज करो, एप्पल यूज करो, नाइकी, एवो, स्नीकर्स वगैरह कई सारी चीजें। फॉरेन की चॉकलेट भी यहाँ पे बैठे बैठे हम खाते हैं, और हमारी चीजें भी हम, अमूल है वो, महिंद्रा जो है, सुजुकी तो अब जापान से मतलब वो मिक्स है, पर कई सारी चीजें हमारी खुद की प्रोडक्ट फॉरेन की प्रोडक्ट को कॉम्पीट करती है। इंडिया को ग्लोबल कंपटीशन एक्सपीरियंस मिला और इंडिया को इंटरनेशनली स्ट्रांग बनाने में इसे मदद मिली। अब डिसएडवांटेज ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या है, ये अभी आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उससे पहले एक चीज आई थी, मैं आपको समझाना शायद भूल गया। फॉरेन एक्सचेंज ना, अभी आएगा एक पॉइंट, उसमें मैं शायद याद करके आपको बता दूंगा। डिसएडवांटेज में पहले चलते हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम सोच रहे थे कि वो रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली, पर वो वैसा का वैसा ही रहा। इंडस्ट्री खुद बढ़ती गई, उससे जुड़े लोग नहीं। सो गरीब, और उसके पीछे कई सारे और भी रीजंस है। जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन एक्सपोज हुआ, एक्सप्लोड हुआ, वो भी वन ऑफ द रीजंस है। 35 करोड़ थे जब हम आजाद थे, हुए थे 1947 में, अब 100 करोड़ बढ़ गए कुछ ही सालों में। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया की बात करें तो जो एक्सपोर्ट करके जो बेनिफिट हमें मिलना था वो शायद मिला नहीं, क्योंकि उसमें भी कई सारी वीकनेसेस है। हमने जैसा चाहा था कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हम हमारी चीजें फॉरेन के मार्केट में रख देंगे, उसमें फेल हुए। कई सारे उसके पीछे के रीजंस है, पर हम फेल हुए। लार्ज इंडस्ट्रीज को फायदा मिला, छोटी इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं मिला, वो तो हमने देखा था। प्राइवेटाइजेशन का भी ये वीक पॉइंट है। और एक चीज ये थी कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन के पैसे वो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए, वो बारे में बात बताई थी। 1991 के आसपास की बात करें तो हमारे पास $1 बिलियन, सिर्फ $1 बिलियन थे हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत ही कम था। आज 2024 की बात करें तो $600 बिलियन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हुए हैं। इतने हमने प्रोग्रेस कर लिया हमारी चीजें बेच कर, और काफी सारी चीजें इंपोर्ट ना करके यहाँ खुद बना के हमने ये मुनाफा कमा लिया। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस है जो मैं पढ़ लेता हूँ। ये वीडियो प्राइवेट होगा, हाँ ये नहीं होगा, उसके बाद वाला होगा। चैप्टर 17 करवाओगे, सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। चैप्टर 8 बोर्ड में 7 मार्क का आएगा, स्कूल में 7 मार्क्स का बोला है। मैंने वो चैप्टर जैसे ही पढ़ा था तब बता दिया है कि कितने मार्क का है, आप देख लो। चैप्टर 8 7 मार्क का है। लाइव के बाद चैप्टर एंड हाउ मेनी मार्क्स सर चैप्टर 8, उसके बारे में बता दिया। चैप्टर 8 में देख लो, आपको पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 प्लीज अब कोई कहता है 17 चलाओ, कोई कहता है चैप्टर नंबर 5 चलाओ, कोई कहता है चैप्टर नंबर 21 चलाओ। सब चैप्टर्स में ऐसा करता हूँ, कल सुबह से शुरू हो जाता हूँ 8 बजे से शाम तक सारे चैप्टर्स करवा दो, ऐसा ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जिस सीरीज में हम चैप्टर्स करेंगे वैसे ही सीरीज में आगे बढ़ेंगे ना, सीधी सी बात है। मैंने चैप्टर 8 करवाया था, तब बोला ही था कि ये कितने मार्क का है। आपको चैप्टर देखना नहीं और सीधे सीधा पूछ लेना, ऐसे मैं खुद थोड़ी जवाब दूंगा। समझाया हुआ है मैंने चैप्टर 8 किस तरह से कितने मार्क का है।
पूरा मैंने समझाया है। सो क्या है ये WTO? समझते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी ये है कि WTO was established on 1 जनवरी 1995। 1 मार्क का ये सवाल है, स्कूल यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछते हैं। When was WTO established? So 1 जनवरी 1995। It is a birthday। उससे पहले ये WTO था ही नहीं। फिर जाके किसने ये फॉर्म किया, मतलब एस्टेब्लिश किया? तो मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आप सीधा ये जवाब मत लिख देना कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे एस्टेब्लिश किया था, नहीं, उसके मेंबर नेशंस ने, जितने भी मेंबर नेशन यूएन के थे उन्होंने। और यूएन जो है ना, उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेन ऑफिस भी जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी मेन ऑफिस जिनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसकी मेन ऑफिस जिनेवा में है। काफी सारे मेन ऑफिस जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्यों? इसकी भी मेन ऑफिस हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कभी वर्ल्ड वॉर 1, 2 किसी में हिस्सा नहीं लिया था, किसी की साइड नहीं रखी थी। न्यूट्रल, नो पक्षपात, नो पार्शियलिटी, नथिंग एल्स। सिर्फ स्विट्जरलैंड ने यही बात करी, अच्छे से अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छे से अच्छे बिल्डिंग्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अमेजिंग होनी चाहिए, एवरीथिंग, इंटरनेट से लेकर सब कुछ वो अमेजिंगली मजबूती से दे रहा है। सो सबको लगता है कि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी होने वाली नहीं है। दैट्स वाई ना यूएस में, ना ब्रिटेन में, ना रशिया में, ना फ्रांस में, कहीं नहीं होनी चाहिए उसकी मेन ऑफिस, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होनी चाहिए। सो स्विट्जरलैंड ये सारे ऑफिस खींच के वहां ले जाता है। कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल की मेन ऑफिस यहाँ, मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड में कोई भी बड़ी अहम मीटिंग करने को, गो टू स्विट्जरलैंड। सो मेन ऑफिस यहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड। 1 मार्क में पूछा जाता है, 3 सवाल आ सकते हैं। सो WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन? सो कई बार क्या होता है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टोटल 4 ही ऑब्जेक्टिव है उसके, कि WTO का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स दैट अफेक्ट द ग्लोबल ट्रेड। मतलब ग्लोबल ट्रेडिंग तो होता है, यहाँ से यूएसए में कई सारी चीज़ जाती है, यूएसए से यहाँ से आती है, यूएन में मतलब ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड वगैरह जाती है, चाइनीज जाती है, हर चीज़ आना जाना हुआ लगा रहता है। पर यदि क्या है मेन रूल्स से रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रेड में जो कई सारी इफेक्ट आती है, उसमें WTO क्या करता है? देखो, सबसे पहले कि जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मान लो कि आपको जहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना होता है तो यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस एंड रूल्स। हम यूरोप में टी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर यूरोप ने कह दिया कि भाई आप टी यहां भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपकी जो भी टी यहां पे चाय आएगी, चाय की पत्ती आएगी, उसे हम अलग अलग, हमारे 10 अलग अलग हेल्थ टेस्ट में पहले टेस्ट करेंगे। यदि वो 10 आउट ऑफ 10 हेल्थ टेस्ट में पास हो गई आपकी टी, देन कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो। अब तो इंडिया ने कहा इससे तो अच्छा है कि आप ना बोल दो, नहीं भेजनी है। 10 हेल्थ टेस्ट कौन करता है भाई? सो वो WTO में जाएगा, सीधा यूरोप नहीं जाएगा, WTO में जाएगा कि भाई यूरोप की कई सारी चीजें इंडिया में आती है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से तो कोई टेस्ट नहीं करता, वो हमारी चीजें टेस्ट करता है, सीधा सीधा कह दे नहीं भेजो। तो फिर WTO उसे कहता है यूरोप को, भाई इतने टेस्ट नहीं होते, खाली खोटा क्यों झगड़ा कर रहे हो यार। फिर वो रिड्यूस करते हैं अपनी जो टेस्टिंग सिस्टम है वो। सो ये ऑब्स्टिकल आया, हमने उसे सोल्व किया। अमेरिका में जाती है हमारी मैंगोज या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो सेम चीज, यदि कोई दिक्कत आती है तो वी गो टू द WTO एंड रिजोल्व आउट द सॉल्यूशन। बराबर है। दूसरा है टू स्टॉप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। का मतलब क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज अनफेयरली अपनी प्राइसिंग सिस्टम को ट्रीट करता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं कि कई बार ना हमें हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो होती है, जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि अदानी है, कई सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में फैली हुई, उस इंडस्ट्रीज को हमें डेवलप करने के लिए, इंडिया में ही डेवलप करने के लिए कई सारी चीजें जो बाहर से आती है उसके ऊपर हम जैसे मन में आए वैसे टैक्स लगा देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि फॉरेन की चीज इंडिया में आती है, हमारी चीज उस देशों में जाती है। तो जस्ट टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ आवर ओन कंट्री, उसकी इंडस्ट्रीज, हमारे देश की खुद की इंडस्ट्रीज को उसकी प्राइस बनी रहे, कंट्रोल रहे,
उस हिसाब से हम फॉरेन की जो चीजें हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं ताकि हमारा एक ही मोटिव होता है कि फॉरेन की चीजें बाहर ही रहनी चाहिए, लोकल गुड्स हमारे इंडियन मार्केट में बिकने चाहिए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हम यहां से बाहर, इंडिया से बाहर जेनेरिक मेडिसिन यूएस में भेजते हैं, एकदम सस्ती होती है, वहां पे तो महंगी महंगी मेडिसिन मिलती है, हम सस्ती मेडिसिन हम वहां मतलब भेजते हैं। हमारी फार्मा कंपनीज बहुत सारा प्रॉफिट करती है, पर वहां की फार्मा कंपनीज को तकलीफ होगी। सो दे विल मतलब टैक्स इतना लगाएंगे हमारे ऊपर कि हमारी जेनेरिक मेडिसिन वहां की लोकल मेडिसिन से महंगी हो जाएगी, तो हम सीधा WTO में जाएंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है आप फेयर टैक्स लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जस्ट टू सेव प्रोटेक्ट योर ओन इंडस्ट्रीज आप हमारी मेडिसिन को इग्नोर ही करो, वो तो कोई बात नहीं बनती ना। फिर WTO यूएसए से कहेंगे तो ऐसा नहीं होता है, काहे को दिक्कत करते हो, फिर हमारा काम हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड ट्रेड विद इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो हर एक कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है आप देख लो, कि ट्रेड से जुड़े कई सारे रूल होते हैं, जैसे कि हम इंपोर्ट पे इतना टैक्स लगाते हैं, फॉरेन से कई सारी चीजें आते हैं उसके ऊपर अलग अलग हमारा टैक्स रहता है, ताकि हमारी खुद का जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान है वो बना रहे, वो बना रहना चाहिए, ताकि हमारे डिसीजन ऐसे होने चाहिए कि जो WTO के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने मन माने टैक्स लगा देंगे इंपोर्ट चीजों के ऊपर, तो साले दिक्कत ये आने वाली है कि फॉरेन के कई सारी कंट्रीज हमारी प्रोडक्ट वहां जाएगी तो वो अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे, फिर झगड़ा होगा, कोई काम तो होगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जो कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, माथाकूट होती है, वो नहीं हो, उससे अच्छा हो कि भाई आप WTO स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप अपने कंट्रीज के जो मेन मतलब जो ऑफिसर्स है उसे लेके जाओ, वहां के आएंगे और सोल्व होगा। और ये WTO वो जज का काम करेंगे। सर अपलोड ऑल द चैप्टर्स IMP क्वेश्चंस। सर आप चैप्टर 8 का वेटेज बताओ, 7 मार्क का है। ठीक है, बता दिया। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन? एक मार्क के लिए बंदा हर रोज लड़ता है मुझसे। सर आपने 8 मार्क का बताया, हमारे स्कूल के टीचर ने 7 मार्क का बताया, सही क्या है आप बताओ। यदि बोर्ड में 6 मार्क का ही चैप्टर 8 पूछ लिया तो, 2 मार्क का ही पूछ लिया तो बोर्ड के ऊपर आप केस करने जाएंगे? जब भी ऑनलाइन होता है यही सवाल आता है, बस इतना क्यों आया? 12-15 का फर्क हो तो बताया, मैंने सिर्फ 2 मार्क का कहा हो और पूछा जाता हो 17 मार्क का, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब है फंक्शंस ऑफ WTO। उसमें पहला फंक्शन ये है, क्रिएट्स अ सिस्टम टू इंप्लीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो भाई होता क्या है, ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा कई सारे कंट्रीज के बीच हम कई सारे ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम हमारी चीज आपके वहां भेजेंगे। जैसे कि अमेरिका के साथ हमने एग्रीमेंट करा कि आप हमारे यहाँ से कई सारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो वहाँ मंगवाते हैं, हम आपसे कई सारे एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी वेपन्स वगैरह मंगवाएंगे, तो हम आपको भेजते हैं, आप हमें भेजते हैं, वी आर द बिजनेस पार्टनर्स। हम भेजते हैं, आप लेते हैं, आप भेजते हैं, हम लेते हैं। ठीक है, सो ऐसे एग्रीमेंट होने चाहिए कि आप ऐसे टैक्स में, परचेस प्राइसेस में इतना बांध छोड़ कर लो, तो दोनों के बीच ये एग्रीमेंट होता है। पर ये एग्रीमेंट में मीडिएटर पर्सन कौन होता है? WTO, ताकि कोई एग्रीमेंट में दिक्कत आए तो WTO उसे सोल्व कर सके। सीधा दोनों कंट्री के बीच दुश्मनावट, एनिमी नहीं बनने चाहिए सीधे।
ठीक है। सो एग्रीमेंट उससे जुड़े बनने चाहिए। एक्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस, यदि कोई दिक्कत आ भी गई तो नेगोशिएट करते हैं। आप अपना टैक्स राउंड जो है वो घटा दो, आप इस चीज को इंपोर्ट के लिए इजी बना दो। हमारे ट्रक्स आपकी बॉर्डर पे आ जाते हैं तो कई दिन तक पड़े रहते हैं, आप उसे एंट्री नहीं देते हो, कई सारी दिक्कतें आती है। आप हमारी चीजों को वहां आपके वहां पोर्ट पे उतर जाती है, फिर भी नहीं ये प्रॉब्लम खड़ा करते हो। वैसे कई सारे डिबेट नेगोशिएशंस यदि करना है, मुद्दा उठाना है, प्राइसेस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, व्हाटएवर इज देयर, देन आपका एक प्लेटफॉर्म है WTO स्विट्जरलैंड, वहां जाके आप इसे सोल्व कर सकते हो। एनकरेजेस फेयर ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। फेयर ट्रेड मतलब किसी एक कंट्री को ज्यादा फायदा मिले इस ट्रेड से, किसी एक कंट्री को फायदा ही ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज है जो बहुत ही पुअर है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, पुअर कंडीशन में है, तो वो यदि कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके पास जो है वो, तो उससे तो कोई देश सुनेगा ही नहीं उनकी बात, कुछ ना कुछ भेजेंगे। चाइना जैसे कंट्री से 100 रुपए की चीज को 5 रुपए का टैक्स लगा देंगे, तो वो बेचारा कहां जाएगा? इट विल कम टू द WTO कि भाई हम इस कंट्री से चीज से बेचते हैं तो ये इतना टैक्स लगाता है, क्या सही है? नहीं है। फिर ओवरसीज ऑब्जर्व्स एवरी कंट्रीज नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। सिर्फ ट्रेड पॉलिसीज WTO ने बना दी कि भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, तो आपकी पॉलिसी ये लिखा है इसमें, बराबर है, ठीक है, साइन हो गए, एग्रीमेंट हो गया, आप इतना टैक्स लगाओगे, वो इतने टैक्स लगाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। पर ऑब्जर्व भी WTO करता रहता है कि जो लिखा है, जो एग्रीमेंट करा है, जो पॉलिसी बनाई है, उसमें कोई चेंज तो नहीं करता ये बंदा, ये देश को उसमें कोई टैक्स राइज भी तो नहीं किया है ना। हाँ, वो सारी चीजें देखने का काम है। एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन दोज पॉलिसीज व्हेन नीडेड। यदि उस पॉलिसीज में कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, देन वो भी सजेशन दिया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, ये बदलाव हुआ, ये सब बदलाव आप कर सकते हो। जैसे कि एक यूथोपिया नाम का कंट्री है। कौन है? यूथोपिया नाम का कंट्री। वो यदि कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है तो WTO उसे क्या कहेगा कि भाई आपके वहां पे कॉफी अच्छी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो आप उसे, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम आपको ये समझा सकते हैं कि कैसे आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो और आपकी कॉफी वर्ल्ड मार्केट में आप बेच सकते हो। और आपको अपने फार्मर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडी वगैरह देकर, उसकी जमीन फर्टाइल हो वैसे। तो वे सारी सजेशंस, इंप्रूवमेंट सजेशंस WTO अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग हिसाब से देता है ताकि उसका काम हो सके। अब इंडियन इकोनॉमी पे WTO की क्या इफेक्ट है? इंडिया तो मेंबर है पहले से ही, 1951 1 जनवरी जब से WTO बना तब से पहले से ही मेंबर के तरीके से जुड़ गया। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है? अब आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये गलती है, कई सारे स्टूडेंट्स वैसे भी ये चीज लेकर आते हैं कि हमारा ग्लोबल ट्रेड में शेयर पहले 0.5% था, वहां पे पॉइंट नहीं लिखा है, शायद बदलाव किया हो नई टेक्स्ट बुक में तो पता नहीं, पर वहां पे सिर्फ 5% कर दिया। 5% मतलब क्या होता है? चीन 6% में है, तो हम चीन जितना थोड़ी ना एक्सपोर्ट करते हैं पूरे सारे अलग अलग कंट्रीज में, नहीं करते। 0.5 से हम बढ़कर आ गए 1%। 1 मार्क का क्वेश्चन यहां बन सकता है। ये बड़ा बदलाव है भाई। 1% का मतलब क्या होता है? कई सारे ट्रिलियन रुपीस होते हैं इसमें, नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन होता है। ये 1% आम नहीं है। आप देख लो, चाइना की बात करो तो चाइना 6% है, इसका मतलब क्या हुआ? आप मान नहीं सकते इतना बड़ा कांड हो जाता है। मतलब करीब करीब में आपको रुपए में डिजाइन करके बताओ तो 1% मतलब $25 ट्रिलियन। वर्ल्ड में बिजनेस कितना होता होगा वो तो देखो, हमारा 1% है $25 ट्रिलियन। मतलब 250 बिलियन डॉलर, मतलब इंडियन रुपीस में बात करें तो 20 to 21 लाख करोड़ रुपीस। एक बार ये भी बता दो आपको मैं, एकदम इजी है यहाँ पे।
एकदम इजी है, देखो आप समझने की कोशिश करना कि हमारा हेल्थ केयर बजट कितना होता है सालाना, पता है? 90,000 करोड़। एजुकेशन बजट कितना होता है? 1.2 लाख करोड़। ये कोई सामान्य थोड़ी ना है भाई। अब देखो मुंबई की बात करो तो मुंबई से अहमदाबाद जो ट्रेन अभी जो बनती है ना, बुलेट ट्रेन, उसका प्रोजेक्ट बजट है 1.1 लाख करोड़। तो हेल्थ केयर बजट, एजुकेशन बजट और ये मेट्रो ट्रेन का बजट, तीनों को मिला फिर भी उससे 15 गुना ज्यादा 20 से 21 लाख करोड़ रुपए से हमारा बिजनेस शेयर है वर्ल्ड मार्केट में। दिस इज द रियलिटी। Sir, he is a member of United Nations, which is an organization which was established to prevent World War. हाँ, यूनाइटेड नेशंस ही हुए थे ना, फिर वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसका कुछ चला ही नहीं। कोई किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरा वर्ल्ड वॉर होके रहा। हाँ, WTO प्रिवेंट करता है कि कोल्ड वॉर ना हो जाए, मतलब झगड़ा झगड़ी ऐसे ना हो जाए, पर इसमें अनफेयर बहुत ही होता है। मैं यहां पे कमेंट के आंसर दे रहा हूं, ठीक है? सो यहां पे क्या है? हाँ, चलो दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो दोनों चीजें बढ़ गई। देखो पहले क्या होता था, ग्लोबल लेवल पे कई सारे कंट्रीज ने हमारे क्लोथ्स जो वहां जा रहे थे ना, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया था। इतना हैवी टैक्स कि इंडियन गारमेंट्स कोई फॉरेन कंट्रीज में बिके ही ना, इतना हैवी टैक्स लगा दिया था। फिर WTO उसमें बीच में आया, कई सारे नेगोशिएशंस हुए, मीटिंग्स हुई, उसके बाद कई सारे कंट्रीज ने वो टैक्स नॉर्मल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इंडियन कुर्ते, इंडियन जींस, इंडियन टी शर्ट, इंडियन शर्ट्स, इंडियन गारमेंट्स फॉरेन मार्केट में, खास करके UK USA मार्केट्स में आज धूम मचा रहे। वी आर द नंबर 1 इन गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 है। फार्म प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता था। राइस है, बासमती राइस की बात करो आप, तो सबसे ज्यादा हमारा बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, बढ़ावा आया। पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे आया था ना, यदि हम हमारे राइस फॉरेन कंट्रीज में बेचना बंद कर दें या फिर अपने हिसाब से प्राइस सेट कर दे और बेचे, तो कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो जिसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो WTO जाएंगे कि ये राइस बेच रहे हैं, राइस के बिना हमारा चलता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हमारा ये वो क्या बोलते हैं, काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। फिर हमने राइस को कंट्रोल करा। टी, मैंगोस, कई सारी चीजें हम वो फॉरेन मार्केट में भेजते हैं, बड़े बड़े मार्केट है हमारे। इन चीजों से क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट होना अप हो गए ना, तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर था ना वो कम हो गया, क्योंकि चीजें मंगवाते ही रहेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, हम कुछ बाहर भेज तो रहे नहीं। सो वो प्रेशर कम हुआ, रिलीफ हुई थोड़ी, हमें फायदा हुआ। सो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बढ़ा, क्योंकि हम सारी चीजें बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन रुपए हमारे पास आते हैं। वो बैलेंस जमा जितना ज्यादा है उतना आपका कंट्री रिच होता जाएगा। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में हो रहा है, देखो कई सारे। आज की बात करूं ना मैं, तो हमारे पास विदेशी पैसा कितना है पता है? लिखा नहीं है इसमें। पहले लाइक 1991 के आसपास की बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी ना इसी चक्कर में, तब हमारा $1 बिलियन रिजर्व था, $1 बिलियन रिजर्व था। आज हमारे पास फॉरेन पैसा, फॉरेन डॉलर कितना है? $600 बिलियन, $600 बिलियन बहुत होता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया कैसे? गूगल जियो में इन्वेस्ट करके बैठी है, और कई सारी चीजें गूगल ने इन्वेस्ट कर रखी है यहाँ पे। एप्पल भी आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। वॉलमार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट खरीद लिया, अमेजोन आ गए यहाँ पे, सैमसंग यहाँ पे आ गया। यूपी में सबसे बड़ी, एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री यूपी में है सैमसंग की। तो ये फायदा हुआ हमारे लिए, ठीक है, पॉजिटिव असर है ये सारे। अब पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो कितनी देर चलेगी वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस भी है कुछ। आप WTO के बेनिफिट्स जो है वो तब तक एंजॉय कर सकते हो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मतलब रोड्स अच्छे हो। आपको अपनी जो मैंगोस है,
गिर से एकदम केसर कैरी पावरफुल, मीठी मीठी स्वीट स्वीट यूके में भेजनी है। सो आपके रोड्स इतने खराब है कि मैंगोस मुंबई पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तो पक गई, उससे रस भी निकल गया। तो यूके कहाँ भेजेंगे? मतलब हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए, हमारे एयरपोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे पोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम पावरफुल होनी चाहिए, हमारी बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, स्कूल हॉस्पिटल सिस्टम, सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल होना चाहिए कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इमीडिएटली हमारे चीज़ों को फॉरेन पहुंचा सके विदाउट एनी नुकसान। ठीक है, ये अच्छा है तो काम होगा। दूसरा, एंश्योर डेवलप्ड कंट्रीज ट्रीट इंडिया फेयरली। डेवलप्ड कंट्रीज हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं वो भी तो देखना होगा। अमेरिका ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी, अभी करा था ना, चाइनीज चीजों के ऊपर 100% टैरिफ। टैरिफ मतलब हाई टैक्स को टैरिफ कहते हैं। चाइना ने भी कहा तो 100% टैक्स लगाया। यूएस की चीज जो चाइना में आएगी 2000 मतलब 200 ज्यादा, 100 से 100 ज्यादा, मतलब 200% टैक्स लगा दी। ये तो झगड़ा हो गया। अब तो WTO भी बीच में नहीं आएगा भाई, इसमें साइड में रहो, अभी गर्मा गर्मी है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये है चीज है कि हमें ट्रीट कैसे करते हैं वो। तो ये पॉइंट खत्म। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये भी 3 मार्क का सवाल आ सकता है, पूछा हुआ एक बार। इसका डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जो अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट नीड्स को पूरी करो, खत्म करो, कोई बात नहीं, पर आने वाली पीढ़ी के लिए यदि आप कुछ बचाते नहीं हो, देन दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने ना कमेंट पढ़ रहा हूँ, सर एवरीथिंग गोज टू गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्स, सो हाउ डज प्रेसिडेंट गेट्स पेड? लेस प्रेशर ऑन इंपोर्ट मीन्स, अच्छा वो अब आया समझ में। मैं अभी कमेंट देख रहा हूँ आपकी। We say that America is most developed country, but imports the most things from world like India. और दादा है तो मंगवाता है तो रहेगा ही। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अभी हो रहा है तो क्या करेंगे। ये मैं आपको समझा देता हूँ इंपोर्ट्स कैसे इस तरह से काम करता है वो। ठीक है, ये अभी भी समझ में नहीं आया ना, लेस प्रेशर ऑन इंपोर्ट। देखो, एक सामान्य दुकान का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं अपने दुकान के लिए चीजें मंगवाता हूं बाहर से, राइट? तो मैं इंपोर्ट ही कर रहा हूं। 1000 रुपए की चीजें मैंने मंगवाई तो मुझे 1000 रुपए देना पड़ेगा। अब जो चीजें आई उसे मुझे बेचना है, ठीक है? वो कोई ले ही नहीं रहा है। 1 महीना हो गया, सिर्फ 100 रुपए की चीजें बिकी, तो 900 का मुझे घाटा हो गया। मतलब मैं जो इंपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर प्रेशर आया ना। यदि वही 1000 रुपए की चीजें बिक गई तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर मैं और चीजें मंगवा सकता हूं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है इंपोर्ट में। आने दो, बिक ही रही, सारी चीज जा ही रही। सो दैट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसे पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं, वो बना रहना चाहिए। चैप्टर 15 में लास्ट में आया था ये, ठीक है? अब यहां देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट की जो नीड्स है वो फ्यूचर की नीड्स को बर्बाद किए बिना एंजॉय करते हो, देन दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब मेरे पास 2 आम है, एक मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। मेरा भाई आने वाला है 2 दिन बाद, मैं अब भी मेरे सामने 2 आम है पक्के हुए, फ्रिज में रख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं 5 दिन तक चलेगा। पर एक काम मेरा था, मैंने खा लिया, अपने भाई के लिए रखा, पक्का आम है, एकदम मस्त सुगंध आती है। पर एक दिन गया, यार भाई कब आएगा यार, छोड़ो ना उसकी बात है, खा लेता हूं। मैंने वो भी खा लिया, मतलब उसके लिए कुछ बचाया नहीं, दोनों मैंने खा लिया। फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाले बंदे के लिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मेरे सामने जो आया मैंने खा लिया। सो दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्यों जरूरत है इसकी? बिकॉज एक्सट्रीम डैमेज टू नेचर नियर ह्यूमन सेटलमेंट, जहां ह्यूमन रहते हैं वहां पे बहुत ही डैमेज हो चुका है। जैसे कि फैक्ट्रीज है, सिटीज है, वो एनवायरमेंट को इफेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब पोल्यूट करना शुरू कर दिया है।
एनवायरमेंट को मतलब ट्रीज काटे जा रहे हैं, राइट। शुद्ध ऑक्सीजन लेने की बात आती है तो यू हैव टू गो टू द कंट्री साइड, आप गांव में जाते हो तब मिलता है। पेट्रोल डीजल फ्यूल्स का जो धुआं निकलता है वो पॉइजनस गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, और वो जो पॉइजनस गैसेस है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, उसे खींचकर जो ऑक्सीजन देता है, वैसे ट्रीज को तो हम काट रहे हैं। मतलब हम अभी इतनी तकलीफ में ऑक्सीजन ले सकते हैं, ले रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी क्या इतने ही पोल्यूटेड ऑक्सीजन हम जिसे ले रहे हैं अभी वो नहीं ले पाएंगे। शायद उसके लिए फ्यूचर कैसा होगा तो हम पता ही नहीं। सो ये डैमेज इतना हो चुका है ऑलरेडी, कितना टेम्परेचर बढ़ गया। देखो पहले कहां 45 अहमदाबाद में होता था, राजकोट की बात करो आप, अब बढ़ रहा है। सो द वे एंड स्पीड वी आर ग्रोइंग टुडे, जिस तरह से हम ग्रो हो रहे हैं, पॉल्यूशन फैला फैला कर, नदियों को भी नहीं छोड़ा, वाटरशेड को भी नहीं छोड़ा, जहां जहां पे पानी भरा हुआ है उसमें भी इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल दिए। सो नो सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम इतने फास्ट यूज कर रहे हैं कि फियर फॉर द फ्यूचर हमारे सामने आ गया। प्रेजेंट जनरेशन जिस तरह से लग्जरीज चीजों को एंजॉय कर रही है, मतलब एयर कंडीशनर्स, कार्स, मॉल्स, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। इतने एयर कंडीशनर है, बात ही ना करो, जो टेम्परेचर को हाई ही रखते हैं, बढ़ाते हैं। फ्यूचर किड्स शायद ये एंजॉय भी ना कर पाए, नहीं मिलेगा ही सही ये कुछ, क्योंकि हम बिगाड़ रहे हैं, एक्चुअली यूज नहीं कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो रहा है, क्वालिटी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो डाउन हो रही है। पहले के, आज से 50 साल पहले चले जाओ तो वहां उस समय के जो ट्रीज हुआ करते थे वो जैसे फल देते थे, फूल देते थे, वैसी क्वालिटी के फल फूल आज नहीं आ रहे। अब देखना कई सारे रोजीज को, गुलाब, कहां है उसमें सुगंध? सच्चे हो फिर भी सुगंध नहीं है, हमने भी कर दिया। हवा की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, सोइल की क्वालिटी बर्बाद हो रही है दिन प्रतिदिन। क्यों? चैप्टर कौन सा 8 में था ये, नहीं आएगा अभी। केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर करके, दवाइयों का है, पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर करके जमीन को खत्म कर दिया। जिसमें चीजें उगती है और हमारे लिए काम में आती है उसको ही हम खत्म कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? वी मस्ट चेंज। डेवलपमेंट का आइडिया बदलना पड़ेगा भाई। अब रोड्स बनाओ कोई बात नहीं, जंगलों को काटो कोई बात नहीं, पर वैसा ही जंगल फिर से उगाओ। नेचर को बचाना पड़ेगा, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना पड़ेगा, जहां जैसा यूज हो वैसा ही। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें देखने होंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टू अंडरस्टैंड हाउ प्रेजेंट डेवलपमेंट अफेक्ट्स, अभी का जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है, वो चीजें देखनी होगी सबसे पहले। और फ्यूचर के लिए फिर प्लान बनाना पड़ेगा, ग्रीन, क्लीन एंड फेयर फॉर ऑल जनरेशंस। क्यों? हमारे पूर्वज ने यदि जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं सारी चीजों को वैसे यूज किया होता तो हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। शायद बच्चे का जन्म होता तो भी मास्क के साथ आएगा, ये हवा तो लेने लायक है नहीं। हे भगवान, नाक ही तोड़ दो मेरा, मैं ब्रीदिंग पैटर्न से नहीं जीना चाहता हूं, कुछ और दे दो। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों की जो नीड्स है उसको बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। और रिसोर्सेज को अब यूज नहीं करना है, आज का ही नहीं सोचना है, कल का भी सोचना है। एंड डेस्ट्रॉइंग, नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है स्ट्रेटेजीज फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सके, ये 3 मार्क का सवाल है। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि फार्मलैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, उन सब का इस तरह से यूज करना है। अब जाओ दिल्ली, वहां की जो यमुना रिवर है, आया था अभी जो इलेक्शन आया था तब के वक्त, कितना फोक जमा होता है, कितना केमिकल उसने छोड़ा होगा। नहाने की बात छोड़ो, आप पीने की बात छोड़ो, शायद उसमें हाथ या पैर भी डुबोगे तो उसमें भी शायद कोई ना कोई इफेक्ट हो जाएगी आपको। इतनी बर्बाद करके रख दी रिवर को। क्यों? उसके पीछे का पूरा एक शो आया था
कि दिल्ली के आसपास जो भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज है, केमिकल बेस्ड फैक्ट्रीज है, वो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, केमिकल वेस्ट उसमें छोड़ते हैं, जहां से लोग पानी पीते हैं, और कहते हैं कि हम बुद्धिशाली जनरेशन है। कैसे, किस तरह से बुद्धिशाली जनरेशन है? क्वालिटी को हमने बिगाड़ दिया। शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट देयर क्वालिटी स्टेज। पानी का यूज करो, फॉरेस्ट का यूज करो, फार्म लैंड का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, यूज जितना भी करना है करो, पर उसकी क्वालिटी बिगड़नी नहीं चाहिए, सेम टू सेम रहनी चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करो भाई। कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल है, आपको पता है एक बार ये खत्म हो गया, दूसरी बार ये पैदा नहीं होने वाला है। सो उस तरह से यूज करो ताकि वो लंबे समय तक चले। कई सारी ऐसे बाइक्स और कार्स आती है जिसमें 1 लीटर पेट्रोल आप डालोगे तो 2, 5, 7, 10 किलोमीटर ही चलता है, उससे आगे नहीं चलता है। क्यों ऐसा इंजन हमने बनवाया है? सिर्फ मजा लेने के लिए। आने वाली पीढ़ी गालियां देने वाली है। देखो यहाँ पे एक बंदा एडवाइस देने आया है, सर गुजराती में बोलो। आगे का लेक्चर था वो गुजराती में था, भाई वहां जाओ ना यार। कैसे कैसे कमेंट्स आती है, ठीक है ना। हाँ चलो, कैसे हम बचा सकते हैं फ्यूल, मनी, एनर्जी को? सीधी सी बात है, बचा सकते हैं हम शेयर राइड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके, इलेक्ट्रिक और सोलर पावर से जो चीजें चलती है, बाइक, कार्स, उसका यूज करके हम इसे फ्यूल को बचा सकते हैं। पैसों को भी खपत होगी कम, एनर्जी भी बचेगी, राइट। फिर है इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, ऑल डेवलपमेंट मस्ट बी फ्रेंडली टू नेचर। आप जो भी जितना भी डेवलप करना है करो ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एनवायरमेंट को 1% भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छे से आगे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थिंक ऑफ एनवायरमेंट बिफोर बिल्डिंग भाई। और मल्टीपर्पज यूज ऑफ रिसोर्सेज का आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाया, जैसे कि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, तो वहां पे इरिगेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, फ्लड भी कंट्रोल होता है, उसमें वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ऑल इन वन। और वो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो ट्रीज काटने पड़े, उससे आप उतने ही ट्रीज कोई भी एक जगह ढूंढ कर लगा दो, तो आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। अदरवाइज वी आर ग्रीडी। वेस्टेज को अवॉइड करो, डोंट वेस्ट वाटर, फ्यूल, फूड एंड लैंड, एवरी ड्रॉप एंड रिसोर्स काउंट्स। इतना आप बिगाड़ोगे, सिर्फ आप नहीं बिगाड़ रहे हो, यू आर द वेस्टिंग द शेयर ऑफ अदर पीपल टू, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, डंप कर देते हैं कहीं से पे। एक्चुअली 10-11 ऐसे रास्ते हैं जो कंप्लीटली साइंटिफिक है कि जो पॉइजनस जो चीजें है, केमिकल है, उसे सीधे नदी में छोड़ने से ये भी चीज सामने आई थी कि जमीन में बहुत ही गहरा खड्डा करके, जैसे पानी निकालते हैं ना 100 फुट 200 फुट ऐसा खड्डा करके, उसमें पॉइजनस केमिकल चीजें अंदर डिस्पोज करते हैं, डंपिंग करते हैं। ग्राउंड वाटर कितना पोल्यूट होगा आप सोचो, पर ये करने वाले को कोई सोच ही नहीं होती उसके पास, जो भी जाए पहाड़ में जाए, उसने तो डिस्पोज कर दिया। पर कई सारी ऐसी है प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस है कि कई सारे ऐसे केमिकल्स है जो पॉइजनस है, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में है, उसे आप कुछ ऐसे टेम्परेचर का रखा गया है कि इतने टेम्परेचर में आप उसे जलाते हो तो उसमें से फिर जो धुआं या ऐश मतलब राख निकलती है वो नॉन पॉल्यूटेंट हो जाती है। पर ऐसा करे कौन? कई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे पास नहीं है। 4000 से 5000 फ़ारेनहीट, उसके मतलब जर्मनी वगैरह कई सारे ऐसे कंट्रीज में हमारे केमिकल वहां जाते हैं डिस्पोज होने के लिए, जलाया जाता है उसे। पर ये करे कौन? इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, तो लोग शॉर्टकट ढूंढते यही हमारे सामने डिस्पोज कर देते हैं। कई सारे रिवर्स में आपने भी देखा होगा कि वो फैक्ट्री का इन्फ्लुएंट मतलब केमिकल बेस्ड लिक्विड उसमें मिल रहा है। कोई एनिमल भी यदि वो पानी पिएगा, बर्ड भी, तो वो भी मर जाएगा।
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे कि सोलर विंड है, वो पोल्यूशन भी कम करते हैं और फॉसिल फ्यूल को भी बचाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे विंड मिल हो चुके हैं, और कहीं कच्छ में या वहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमने लगाया, कच्छ में ही शायद लगाया, कई सारे 3000 एकड़ ऐसी कुछ जमीन है उसमें, इतने बड़े। दैट इज वेरी गुड स्टेप फॉर अस। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब है स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये 3 मार्क में सवाल 2-3 बार पूछा गया है। फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस कहां पे? स्वीडन, स्टॉकहोम में। क्यों हुई थी? पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंटरनेशनल लेवल के कई सारे दिग्गज साथ में आए। क्यों आना पड़ा? हैड टू कम। कि एनवायरमेंट सिर्फ इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ चाइना, सिर्फ जर्मनी, इटली, अमेरिका, रशिया नहीं फैला रहा है, सब फैला रहे। सो यदि कंट्रोल नहीं किया ना तो वो हमें खा जाएंगे। सो दैट्स फॉर 1972 में पहली अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े दिग्गज जो इस चीज से रिलेटेड हो सब आए। उसके बाद ग्लोबल कन्वेंशनल कैंप्स कई सारे लगे, मतलब एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सके उसके ऊपर कई सारी मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, कैंप लगाए गए। इंटरनेशनल लेवल पर ये बात रखी गई कि भाई वी आर वेस्टिंग समथिंग, वी आर लूजिंग समथिंग, सो रोकना होगा, ठीक है। फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, इंटरनेशनल लेवल के जो भी एफर्ट्स होते हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां होते होते। अब है पोल्यूशन। नेशनल लेवल पे क्या एक्शन लिए गए? तो पोल्यूशन इंफॉर्मेशनल, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले डेटा मंगवाया कि इंडिया के जो मेन सिटीज है वहां से सारे डेटा हमारे पास आना चाहिए। दिल्ली से कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बतूर, भोपाल, कई सारे कंट्री सिटीज है, वहां से डेटा मंगवाया कि आपके वहां पॉल्यूशन कैसा है, डेटा लाओ हमारे पास। डेटा आने के बाद डेटा भेजेंगे कहाँ? तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश करा गया। कौन कौन? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको ये डेटा भेजा गया कि पॉल्यूशन की ये हालत है, आगे पॉल्यूशन बढ़ सकता है, प्लीज उसके ऊपर एक्शन ली जाए। डिपार्टमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। और 5 जून को सारे लोग जो है कंट्रीज के, आउट ऑफ कंट्रीज के, वो अवेयर हो, इसलिए 5 जून जैसे आपका वेकेशन खुलता है उसके आसपास वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करा गया। क्यों? बिकॉज स्कूल से कई सारी रैलियां निकलती है, कई सारे वर्कशॉप्स लगते हैं, कई सारे ट्रीज को बोया जाता है ताकि अवेयरनेस आए कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो ये भी पूछते हैं 1 मार्क में। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैलाने के लिए। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया 1981 में कि जो व्हीकल से उससे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उसे कंट्रोल करो। ऐसा इंजन बनाओ, ऐसे डिस्पोजेबल चीजें बनाओ ताकि ये ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पास करा। मेजर लीगल स्टेप्स लिए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। 1981 की बात है। 1 मार्क के लिए सवाल है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए। क्यों? ओजोन का जो लेयर है, ऑस्ट्रेलिया को पूछो, पता है उसे, वहां ओजोन का लेयर ज्यादा टूटा हुआ है। सीधे रही साधे सन के चमड़ी को जैसे आप खुले ऐसे बाहर निकल ही नहीं सकते विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन लोशन। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक निकल सकते हैं, हम घूम सकते हैं, बिकॉज ओजोन लेयर अच्छा है। पर वो अच्छा तब तक रहेगा व्हेन हम उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो सारे कंट्रीज के लीडर सामने आए और कहा कि ओजोन लेयर बना रहे, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो कर देंगे। एग्रीमेंट कई सारे साइन हुए कि इस तरह से आपको अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को इस तरह से डिस्पोज करना है, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें डिस्कस करी गई। सेल्फ डिस्पोजेबल न्यूक्लियर यदि वेस्ट है वो तो बहुत ही बिगाड़ करता है। सो कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर वेस्ट को स्पेशल टास्क फोर्स से डिस्पोज करा जाता है, लैंडफिल करके, जला के, उसकी भी एक प्रोसेस होती है।
बड़ा सा खड्डा खोदेंगे, उसमें कई सारी ऐसी चीजें डालेंगे और प्लास्टिक का पूरा लेयर करेंगे उससे, ताकि उसमें से एक भी चीज लीक होकर लैंड में ना जाए, जमीन में ना जाए, वरना लैंड पोल्यूशन होगा। ऐसे कई सारे रास्ते हैं। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है। बायोडायवर्सिटी चैप्टर 9 में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वहां के ट्रीज, वहां के पहाड़, वहां के डेजर्ट, वहां की नदियां, वहां के वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, ह्यूमन कल्चर, एवरीथिंग शुड बी कंजर्व्ड, ताकि पॉल्यूशन फैले ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। 5 जून 1981 ओजोन, बायोडायवर्सिटी, न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है ना, अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में। ये सारी चीजें याद रखना। सो उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे हुआ खत्म। चैप्टर नंबर 16 इज डन, मतलब 1, 2, 3 चैप्टर कर दिए, 8 और 9 कर दिए, 15 और 16 कर दिए, टोटल 7 चैप्टर्स वी हैव डन। अब हम सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है, और शॉर्ट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ताकि सारी कुछ चीजें रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो जब ट्यूसडे लेक्चर होगा तो हम रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे। कोई क्वेश्चन है? मनी मैटर्स मोर फॉर दोज पीपल हु डज नॉट फॉलो गाइडलाइंस एंड इकोसिस्टम। हाँ, तो वो तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सब यही करेंगे। पैसा आ रहा है ना, पैसा बन रहा है, तो जिसको भी बिगड़ना हो बिगड़ दो, खून करना हो तो किसी को कर दो, बट पैसा बनना चाहिए। दिखावा करेंगे कि हमने इतने सारे ट्रीज लगाए, पर लगाता कोई नहीं। शायद लगा भी देते हैं तो हर साल वही चीज वही जगह पे लगाते हैं, मतलब अगले साल जो लगाया था उसका क्या हुआ। प्रेसिडेंट को कैसे सैलरी मिलती है वो पूछ रहे हो आप? वो तो कोर्ट के हिसाब से, मतलब अपना जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से ही सबको उस तरह की सैलरी मिलती है। सर, आई हैव यूनिट टेस्ट ऑफ चैप्टर 2 एंड 8, हाउ कैन आई रिवाइज इट? देखो, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 के मैंने क्वेश्चन आंसर तो आपको कर दिए, चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स भी करा दिए। सो उस हिसाब से उसकी पीडीएफ भी ऐप में डाल दी है। सो आप गो एंड पढ़ लो वहां से। ठीक है, दोनों चीजें हैं। चैप्टर 8 की जो रिवीजन नोट्स है वो भी रख दूंगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बस जल्दी हम करेंगे काम उसके ऊपर। अभी सारे चैप्टर्स कर दिए ना, उसके ऊपर हम फोकस ही करेंगे रिवीजन के लिए। आ जाएगा, ग्रामर का वीडियो भी आ जाएगा ऐप में। ठीक है, लाइव सेक्शन में तो है ही वो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। સર તમે ભણાવ્યું ને તો મારા સ્કૂલના ટેસ્ટ મસ્ત ગયા. હા, બસ આપણે એ જ કરવું છે. 80 આઉટ ઓફ 80 આપણો ટાર્ગેટ છે, પૂરો કરવાનો છે આપણે, રાઈટ? કોન્ફિડન્સ પાવરફુલ પ્લાન એવો બનશે આખો કે કેવી રીતે આપણે બોર્ડ સુધીમાં પ્રિપેરેશન કરી શકશું, રાઈટ? કારણ કે આપણે પ્રાઇવેટ જ છીએ, ગમે ત્યારે લેક્ચર સેટ કરીને ગમે તે રિવિઝન કરી શકીએ છીએ. યા તો તમારે એ બધું વિચારવાનું નથી, બધી માસ્ટરી છે આપણી પાસે કે વર્કઆઉટ કરશું જ આપણે. એક પણ માર્ક છૂટવા નહીં દઈએ. ઓકે, ચલો, ગુડ નાઇટ.